तो आपने देखा, और अभी प्राथमिकता ये है कि जल्द से जल्द जहां कहीं भी उछले इलाकों में जब अचानक से बाढ़ का रूप लेकर के ये तेज वेग पानी का आगे बढ़ा, वहां पर अगर कहीं कोई फंसा हुआ है उसको बाहर निकाला जाए, निचले इलाकों में लोगों को शिफ्ट किया जा सके, सकुशल उनको दूसरे इलाकों तक पहुंचाया जा सके। अभी प्राथमिकता में इस स्तर पर काम हो रहा है। मेरे साथ इस पर बातचीत के लिए खास मेहमानों का इस वक्त पैनल जुड़ गया है। सूर्य प्रकाश कपूर जी, जियोलॉजिस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर सत्येंद्र, पूर्व निदेशक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये घटना पर लगातार हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होगा, कैसे लोगों को बचाया जाएगा। कृष्णा मित्रू, विशेषज्ञ आपदा प्रबंधन, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, और हृदय जोशी जी, सीनियर जर्नलिस्ट भी। इसके अलावा मनीष कुमार, जिनको आप देख सकते हैं। पहले मनीष, मैं सीधा आपका रुख कर लेती हूँ। क्या मदद अब तक पहुंचाई गई है, क्या जानकारियां इसको लेकर के, क्योंकि लगातार संपर्क में है। हमने अमित शाह गृह मंत्री, उन्होंने भी जो बयान दिया वो भी सुना, प्रधानमंत्री ने जो कहा वो भी। देखिए आशा, 4:30 बजे से कैबिनेट सचिव जो हैं वो एनडीआरएफ की जो डीजी है, इसके बाद जो अन्य अधिकारी हैं उसके साथ जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर वो बैठक कर रहे हैं। 4:30 बजे से ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू हुई है। गृह मंत्रालय में आपको बता दें कि गृह राज्य मंत्री जो डिजास्टर मैनेजमेंट का काम देखते हैं, नित्यानंद राय, उनके अंडर में ही आता है। वो लगातार कंट्रोल रूम में बैठकर और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर निगरानी रख रहे हैं। और गृह मंत्री क्योंकि बाहर है, वो महाराष्ट्र में है, प्रधानमंत्री भी बाहर है, तो यहाँ पे लगातार कैबिनेट सचिव जो है वो मॉनिटर कर रहे हैं। आपको बता दें कि एनडीआरएफ की जो 3 टीम है उसको रवाना किया गया है यहां से, गाजियाबाद से वायुसेना जो स्टेशन है वहां से देहरादून के लिए। उसके बाद MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए जो है छोटी छोटी टुकड़ी जो है वहां पे उतारी जाएगी। अब शाम का वक्त हो रहा है, टफ होगा वहां पे ये चैलेंज रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने को लेकर, लेकिन आशा पूरी तरीके से सरकार सजग है और जितनी एजेंसियां हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर, प्लस जो वहां टनल में लोग फंसे हुए हैं उसमें से निकालने के लिए लगातार जारी है। एनटीपीसी का भी बयान आया है, जो कि वहां पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चला रही थी कि उसके जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे काम चल रहा था उसको काफी डैमेज हुआ है। तो जाहिर तौर पर इस यहाँ पे जो ग्लेशियर बर्स्ट हुआ उसके चलते खासा नुकसान हुआ है, लेकिन कोशिश ये है रेस्क्यू ऑपरेशन की कि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। इसलिए पूरे आपको बता दें हरिद्वार, ऋषिकेश सभी जगह जो है हाई अलर्ट भी घोषित किया गया है। ठीक है, आप बने रहिएगा। मनीष हमारे साथ है। हृदय जोशी जी, सीनियर जर्नलिस्ट, हमारे साथ इस वक्त। से स्वागत है आपका। मैं सीधा अब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि आपने बहुत रिपोर्टिंग की है। 2013 में भी जो विभीषिका झेली है, देश ने जो दंश देखा उत्तराखंड में हमने, और अब लेकिन शायद आप जाने का भी प्लान बना रहे हैं एक बार फिर से, कि वहां पर जाकर के आप देख पाएं जमीनी हालात क्या है, कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आपको पता है कि तमाम रास्ते जो हैं जहां जहां से पानी गुजर रहा है ध्वस्त हो चुके हैं और वहां पर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, तो दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन किस प्लानिंग के तहत एक जा रहे हैं, और खुद आपका आंकलन इस वक्त क्या है हृदय जी? देखिए, आपने केदारनाथ आपदा का जिक्र किया। केदारनाथ आपदा जो है उससे इसकी तुलना में कुछ समानताएं हैं, लेकिन बहुत सारी असमानताएं भी हैं। पहली बात यह कि केदारनाथ आपदा जो है वो जून में हुई थी, जब बहुत तेज बरसात हो रही थी। उस वक्त बहुत तेजी से उस जनवरी में पड़ी हुई बर्फ है वो पिघली थी और कई दिन से बरसात हो रही थी। और इसके अलावा उस वक्त जो चौरावरी लेक है, उस लेक के फटने से उसमें आखिरी जो एक तरह से उसकी ताबूत में कील जिसे कहते हैं, वो ये सारे फैक्टर मिलके केदारनाथ आपदा हुई थी। और सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि 5000 के आसपास लोग उसमें मरे। हालांकि अनौपचारिक रूप से मरने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। लेकिन इस बार क्या है, कुछ पॉजिटिव्स हैं कि जाड़ों का वक्त है तो नदियों में पानी पहले से कम रहता है, नंबर 1। नंबर 2 जो है वो अलकनंदा, सिर्फ अलकनंदा नदी में है, जबकि उस वक्त सारी नदियों में बाढ़ आई हुई थी केदारनाथ के वक्त। तो ये डाउनस्ट्रीम में बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा, ये एक अच्छी बात है। लेकिन सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए, और हमें पता चलेगा कि जहां पर ये घटना हुई है वहां पर क्या हुआ है। क्योंकि जो प्रोजेक्ट है 11 मेगावाट का, जो ऋषिगंगा प्रोजेक्ट है, उसमें अगर लोग काम कर रहे थे तो उनके बारे में स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। और उसके बाद जो एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है उसमें कितना नुकसान हुआ है, क्योंकि वो काफी बड़ा 500 मेगावाट से बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें। और डाउन स्ट्रीम पूरा देवप्रयाग तक लगातार बैक टू बैक इसमें डैम्स बने हुए हैं। और मग डंपिंग जो होती है वो इतनी गैर जिम्मेदार ना होती है, तो उसकी वजह से भी नदी का उफान जो है ज्यादा विकराल हो जाता है। तो इन सब चीजों पर हमारी नजर रखनी होगी। हालांकि गृहमंत्री खुद कह रहे हैं कि वो सारी सहायता देने को तैयार हैं, लेकिन हमने ऐसा पहले की आपदाओं में देखा है, पहले तो इनकी रिपोर्टिंग नहीं होती, और दूसरा जो इनमें घटनाएं होती हैं उनमें बहुत लीपापोती होती है। तो ये स्पष्ट बात जो है वो सामने आनी चाहिए। और देखना होगा कि अभी भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं
उनमें पर्यावरणीय नियमों का पालन होना चाहिए, ताकि जब ऐसी घटनाएं हो तो उनमें जो है नियमों का पालन हो सके। बिल्कुल, आपने जो कहा सर, वो डिजास्टर इम्पैक्ट की जो आप बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं सत्येंद्र जी से जब बात कर रही थी वो भी यही कह रहे थे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इस दिशा में भी अभी सोचना होगा। और 2016 की उनकी खुद की जिसपे वो काम कर रहे हैं वो रिपोर्ट भी है, लेकिन पिछले 5 सालों में इस दिशा में काम नहीं हुआ। ये सोचेंगे, इस पर हम बात करेंगे आगे, लेकिन उससे पहले क्योंकि ये जानना जरूरी हो जाता है कि इसका इंपैक्ट किस किस प्रकार से अभी 24 से 48 घंटे जब हमें सजग रहने की जरूरत है, तो जानना जरूरी हो जाता है कि इंपैक्ट किस किस रूप में देखना पड़ सकता है और उसके लिए क्या तैयारियां अभी हमें करनी होंगी, क्या अभाव नजर आ रहा है। कृष्णा मित्रू जी अगर हमारे साथ हैं क्या, आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ, अगर कृष्णा मित्रू जी मेरे साथ हैं। सर, मैं आपसे समझना चाहती हूं, अभी तक जो तैयारियां हमने देखी हैं ये आपको भरपूर लग रही हैं, इससे निपट पाएंगे हम, या फिर क्योंकि अभी तो शाम होने वाली है, 6 बजे लगभग अंधेरा छा जाएगा, उसके बाद बहुत दिक्कतें आने वाली हैं। आप क्या देख पा रहे हैं, आपका आकलन अभी तक की तैयारियों को लेकर, लोगों को जो हटाया गया है, जो तमाम एरियाज हैं, लो लाइन जो एरियाज हैं जहां पर ये इफेक्ट कर सकता है, वहां से? देखिए, जो अभी तक हमने देखा है उसमें बहुत अच्छी तरह से तैयारियां हैं, क्योंकि एनडीआरएफ टीम, एसडीआरएफ टीम, आईटीबीपी वगैरह और लोकल पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सभी अपने अपने काम पर तैनात हो गई थी वेल इन टाइम। आपदा हुई है कोई 10:30 बजे, और मेरा ख्याल है कोई 1 आधे घंटे में, कोई घंटे भर में सारी टीम अपने आप सतर्क हो गई थी और अपने अपने काम पे लग गई थी जी। अब आज का मौसम अच्छा रहा है, ये जो रिकवरी टीम्स हैं ये अपना पोस्ट डिजास्टर और ड्यूरिंग डिजास्टर अपना बहुत अच्छी तरह से काम कर पाए हैं आज सारा दिन। और अब क्योंकि रात हो जाएगी, इसमें थोड़ा काम धीरे हो जाएगा, लेकिन फिर भी जितना तक कर सकते हैं उतना तक करेंगे। और मेरा ख्याल है कल भी काफी अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि मौसम आजकल बहुत साफ है। और रेस्क्यू ऑपरेशंस में सर कितना असर पड़ेगा रात के वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में? जी सॉरी, रात के वक्त इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी हमें कितना असर पड़ता दिखाई दे सकता है? बंद करना होगा या फिर बहुत कम चलेगा? ना, रात के टाइम में बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरा ख्याल आजकल चांदनी रात है शायद। अगर चांदनी रात होती है तो सहूलियत हो जाती है, लेकिन अगर डार्क नाइट्स होती हैं तो फिर उसमें दिक्कत आती है। ठीक है। और जो जहां तक के रेस्क्यू फोर्सेस कंसर्न है वो अपना पूरी तरह से डिप्लॉयड हैं। लाइक बताया कि एयरफोर्स भी रेडीनेस पे है, आर्मी तो है ही है। और रात के टाइम पे ये रेस्क्यू ऑपरेशंस थोड़ा स्लो हो जाते हैं हर हालत में। सूर्य प्रकाश जी भी हमारे साथ हैं। जी सर, सूर्य प्रकाश कपूर जी, जियोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अब सर, दूसरा एक जो समस्या हो सकती है, 24 से 48 घंटे हम निगाह रखें, उसके बाद भी शायद जो समस्या के रूप में सामने आ सकता है वो है दरकना, जो लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, वो एक बड़ी मुसीबत का सबब बन सकती है। ऐसे में इसको लेकर के क्या तैयारियां, अगर कोई ऐसी घटना सामने आती है तो इसको लेकर के अभी प्राथमिक स्तर पर क्या तैयारियां की जा सकती हैं ताकि घटनाओं को रोका जा सके, या फिर कितनी संभावनाएं हैं कि ऐसी लैंडस्लाइड की घटनाएं हमें देखने को मिले? मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, हेलो जी सर, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो हमने परमानेंट सोल्यूशन दिए हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को, उसके अंदर हमने इनको बताया है कि अंडमान में जो ज्वालामुखी फटा हुआ बैरन आइलैंड का, उसका कार्डेरा 2 किलोमीटर डायामीटर है, उसमें से 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट रेडिएशन वायुमंडल में जाती है। उसके कारण ये ग्लेशियर पिघलते हैं, उसके कारण ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। उसके ऊपर एक जियोथर्मल पावर प्लांट लगा दिया जाए, वो सारी की सारी गर्मी की बिजली बन जाएगी। उस गर्मी से जितने डिजास्टर हो रहे हैं, भले उत्तराखंड का फ्लड है, भले ग्लेशियर का फटना है, भले बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनना है, भले मानसून का पैटर्न डिस्टर्ब होना है, भले उड़ीसा की लू की प्रॉब्लम है, ये जितने डिजास्टर्स हैं ये सारे के सारे
अंडमान के अंदर बहरन आइलैंड का जो वोल्केनो है उसके मुंह से जो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट जा रही है उससे डिजास्टर हो रहे हैं। उस पर जियोथर्मल पावर प्लांट लगा के उसकी जल्दी की बिजली बना दो। मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि सेंट्रल अमेरिका के एक्टिव वोल्केनोस के ऊपर पिछले 11 साल से जियोथर्मल पावर प्लांट बिजली बना रहे हैं। ग्वाटेमाला के अंदर पपाया वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो है, 11 साल से बिजली बना रहा है। मेरे देश का प्रधानमंत्री सोया हुआ है, उसको मैंने कई बार टेलीविजन पे बोला, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे डाला, एनडीएमए के अंदर जाकर जनरल एनसी मलवा को बोला, ये जो आपका ट्रियूफ होगा ज्वाइंट सेक्रेटरी है उसको बोला, मीना जो डॉक्टर है उसको बोला, मगर ये सारे के सारे नोट खाने के लिए बैठे हैं। ये देशभक्त नहीं है, ये तमाशबीन है। अगर वेरन आइलैंड के एक्टिव वोल्केनो के ऊपर जियोथर्मल पावर प्लांट लगाते हैं, 1 साल के अंदर ऑर्मेट कंपनी या कोई भी कंपनी प्लांट लगा देगी। ऑर्मेट को छोड़ो, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लगा देगा, IIT दिल्ली लगा देगी, ये आपका कोई भी सरकारी संस्था अगर चाहे तो जियोथर्मल पावर प्लांट नहीं। तो इतना जब ये सर आसान है, आप बता रहे हैं कि इतना ये बहुत आसान तरीका है ऐसे आपदाओं को रोकने का, तो फिर क्यों नहीं किया जा रहा? ये मैं 10 साल से बोल रहा हूँ। ये सब पैसे खाने वाले चोर बैठे हैं एनडीएमए के अंदर। मेरा पेपर अभी कैलिफोर्निया में छप रहा है, 15 दिन के अंदर आ जाएगा। यूनिवर्सल जियो साइंस रिपोर्ट में ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर हमने उनको कहा है जितने एक्टिव वोल्केनोज हैं वर्ल्ड के सबके ऊपर जियोथर्मल प्लांट लगाए जाए। पूरे वर्ल्ड का जो ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर 16 डिग्री बढ़ा है, ये वापस 15 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ ग्लोबल वार्मिंग नहीं, यहाँ ग्लोबल कूलिंग हो जाएगी। हम आइस या स्टेबलिश कर सकते हैं। ये सब चोर खाने वाले, ये पैसे खाने वाले चोर हैं, ये ड्रामा। मैं डॉक्टर सत्येंद्र को भी इसमें जोड़ना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी इससे पहले जब बात कर रहे थे तो ये कह रहे थे कि जो डिजास्टर इम्पैक्ट होता है हम उसके बारे में कम सोचते हैं। तो ये सर, एक तो जो अभी कृष्ण मित्र जी कह रहे थे, सूर्य प्रकाश जी कह रहे थे, एक तो उस दिशा में ये जो कह रहे हैं और जो इसका तरीका भी बता रहे हैं निवारण, क्योंकि पूर्व आकलन भले ऐसी आपदाओं का ना हो पाए लेकिन पूर्व तैयारी तो हो सकती है। तो ये दोनों सर, एक तो आपने जो मुद्दा उठाया इम्पैक्ट को लेकर के, और जो अभी मित्र जी प्रकाश कपूर जी कह रहे थे, जरा इन पर काम क्यों नहीं हो पा रहा, प्रकाश डालिए। नहीं, देखिए, डेवलपमेंट तो जरूरी है, डेवलपमेंट के बगैर तो काम नहीं चलेगा, लेकिन डेवलपमेंट शुड बी इको फ्रेंडली। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट को साथ में लेके चलने की जरूरत है। अभी मैं अपनी रिपोर्ट से एक उदाहरण देना चाहूंगा। इस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सिविल अपील है 6736 2013 में, और इसमें एक चतुर्वेदी रिपोर्ट आया था। इसमें काफी रिकमेंडेशंस हैं, ये पर्टिकुलरली हाइड्रो पावर जो प्रोजेक्ट्स हैं इसके बारे में ये है। तो इन रिकमेंडेशंस को देखने की भी जरूरत है, क्या क्या रिकमेंडेशंस है। उत्तराखंड गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट देनी थी, आई एम नॉट अवेयर कि वैसे दी गई है या नहीं दी गई है, लेकिन ये पूरी चीजें इसमें बड़ी स्पष्ट तरीके से बताई गई हैं। तो इन सब चीजों को काम करने की आवश्यकता है। इसका तो मेरे को आइडिया नहीं, जो कपूर साहब कह रहे हैं कि ये जो इस तरह से उस पे प्लांट लगा देंगे तो ग्लोबल वार्मिंग रुक जाएगी, तो ये तो खैर कोई मतलब मैं इससे पूर्णतः सहमत नहीं हूं। दूसरी चीजें बहुत महत्व रखती हैं, पर्टिकुलरली जो सेंसिटिव जोन्स हैं। ठीक है, मैं हृदय जी से इस पर आगे जरूर जानकारी चाहूंगी कि हृदय जी, आप क्योंकि ऐसे मसलों को देखते रहे हैं, तो अगर हमारे पास संभावनाएं हैं तो क्या उनको तलाशा नहीं जा रहा, या फिर उन पर काम नहीं किया जा रहा, और अगर ऐसा है तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि आप लगातार 5 सालों तक उन जगहों पर काम करते हैं। अभी भी जहां हमने देखा पावर प्रोजेक्ट चल रहा था, रोड बनाने का काम हमने देखा, इस पर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खर्च किया, सब कुछ एक बार में खत्म हो जाता है और नए सिरे से हमें काम करना पड़ता है। तो जब ऐसे मसले सामने आते हैं, समाधान है, तो उस पर काम क्यों नहीं हो पाता? आपकी रिपोर्ट क्या कहती है? लेकिन उससे पहले चमोली में मची तबाही के बाद उत्तराखंड के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। किन किन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, सीधा कंट्रोल रूम का रुख कर लेते हैं। वहां पर मेरे सहयोगी रवि मौजूद है। तो कंट्रोल रूम में हम मौजूद हैं, जहां से हम अब तक एक एक अपडेट जो है वो पहुंचा रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किन किन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ वहां पर हुआ है। तपोवन ऋषि गंगा ग्लेशियर टूटने से इलाके में भारी तबाही मची है। चमोली प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया वहां से। वहीं लोगों से सुरक्षित इलाकों में पहुंचने की लगातार अपील वहां पर की जा रही है, और कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाएं, इसलिए जो तमाम इलाके हैं उनको खाली वहां पर किया जा रहा है। वहीं पानी के बहाव में कई घरों के बहने की भी आशंका व्यक्त की जा रही है। जो नदी किनारे तमाम घर थे उनके बहने की यह कहा जा रहा है कि वहां वो घर बह गए। नदी किनारे बसी आबादी को सतर्क रहने के साफ तौर से निर्देश भी वहां पर दे दिए गए हैं। कीर्तिनगर, देवप्रयाग, मुनि की रेती इलाकों में
प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है और यह कह दिया है कि आप ये इलाके खाली कर दें। आसपास के सभी जिलों में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। ऋषिकेश में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, वहीं हरिद्वार तक यह अलर्ट जारी किया गया है। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा यह खतरा यहां पर है कि प्रशासन चाक चौबंद है और तमाम इलाकों को अलर्ट वहां पर जारी किए जा रहे हैं। हालांकि श्रीनगर से आगे अलकनंदा नदी का बहाव सामान्य हो गया है, यह थोड़ी सी राहत की बात है, लेकिन अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चल रहा है। ओवर टू यू आशा। रवि, शुक्रिया आपका ये जानकारी हमें देने के लिए। लगातार रुक करते रहेंगे कंट्रोल रूम का। हृदय जोशी जी का रुक कर लेती हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। हृदय जी, आपने भी जो मसला उठाया कि सच्चाई सामने नहीं आती, डंपिंग एक बड़ा मसला है, मतलब ये सिर्फ प्रकृति की देन नहीं है, तमाम वजह भी है जिसके चलते हम ऐसी स्थितियां क्रिएट कर देते हैं कि ऐसे हादसों का शिकार हम होते हैं, जिम्मेदार भी हम हैं। और अभी जो सूर्य प्रकाश जी कह रहे थे या फिर जिस रिपोर्ट की बात डॉक्टर सत्येंद्र कह रहे थे, आपकी रिपोर्टिंग में क्या सच्चाइयां इन तमाम मसलों को लेकर के सामने आई है? देखिए, मेरी रिपोर्टिंग तो जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है और उनके साथ जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट्स हैं उन्हीं के आधार पर मैं बोल सकता हूं, क्योंकि ऐसे मामलों में अपने मन से कुछ कहना और हवाबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। जी जी। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं आशा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2013 की जो केदारनाथ आपदा हुई थी उसमें साफ तौर पर एक सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड कमेटी ने कहा था कि उस आपदा में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स का हाथ जरूर है, और उसके बाद काफी जो है इसको लेकर चर्चा तेज हुई थी। अभी भी जो आंखों से देखने में वहां आता है कि क्या होता है कि जब सड़कें बनती हैं तो उसकी जो मड डंपिंग है उसकी कोई व्यवस्था नहीं की जाती, उसे नदी में डाल दिया जाता है और बहुत बड़ी मात्रा में डाला जाता है। उसी तरह जो हाइड्रो प्रोजेक्ट बनते हैं उनकी इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट के साथ सोशल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट होती है, उसमें बहुत फर्जीवाड़ा होता है। तो जब इस तरह की घटनाएं, आपदाएं तो आ सकती हैं, लेकिन आपदाएं जब आती हैं तो उसके बाद उनको कितना स्मूथली आप उनसे निपट पाते हो इस बात पर निर्भर करता है कि आप जो प्रोजेक्ट चला रहे थे उनमें कितने नियमों की पालना कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आप मड डंपिंग कर रहे हैं, नियमों को तोड़कर नदियों का रास्ता अवरुद्ध कर रहे हैं और आप सोशल और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, तो उससे आने वाले वक्त में दिक्कतों का सामना होती है। और यही बात हम अपनी रिपोर्ट में बार बार उठाते रहे। चारधाम यात्रा मार्ग में भी जिस तरह काटा जा रहा है और उसे नदी में फेंका जा रहा है तोड़कर, या जितने प्रोजेक्ट हैं जो विवादित प्रोजेक्ट हैं एक के बाद एक बनाए जा रहे हैं, उन सब ने सवाल खड़े किए हैं और इन सबको एड्रेस किए जाने की जरूरत है। अभी खुशी की बात यह है कि निचले लेवल पर जो डाउन स्ट्रीम है वहां पर आशा बहुत ज्यादा जो है पानी का स्तर नहीं बढ़ रहा है। तो अगर अलकनंदा नदी के तटवर्ती इलाकों से लोगों को हटा दिया जाए तो निचले इलाकों में कम से कम जानमाल का नुकसान बहुत हद तक कम किया जा सकता है। जी, ये अच्छी खबर सामने आ रही है कि बाढ़ का रूप नहीं लेगा, जैसा कि 2013 में हमें देखने को मिला था, लगातार बारिश और उसके बाद फिर बादल फटा और फिर स्थितियां कैसी बनी और कितने लोगों को हमने गंवाया, लगभग 5000, ये हम सभी जानते हैं। तो ये कम से कम राहत की खबर है। लेकिन जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये तमाम चीजें हो रही हैं, लेकिन विकास भी एक ऐसी चीज है जो हर राज्य को चाहिए और फिर उसके पिछड़ेपन का क्या इलाज हो सकता है उस दिशा में भी सोचे जाने की जरूरत है। तो पैरेलली वो कौन सी लाइन है जो हम ड्रॉ कर सकते हैं, कृष्णा मित्रो जी? क्योंकि दोनों चीजें देखनी है, आप विकास को भी दरकिनार नहीं कर सकते कि इस प्रकार की आपदा हो सकती है, उसका हमें वो झेलनी पड़ सकती है। तो फिर राह क्या है इस स्थिति में? देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब एनवायरमेंटल स्टडीज तो एक चीज है, लेकिन उससे पहले जो लोकल पॉपुलेशन है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनको एजुकेट करना बहुत जरूरी है ताकि वो एनवायरमेंटल इरोजन, सॉइल इरोजन न करे। हमने देखा है कि डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, पहाड़ तोड़े जाते हैं, पहाड़ों को खोदा जाता है। उसकी वजह से पहाड़ की जो मिट्टी है ये एज इट इज बहुत लूज मिट्टी है, लूज माउंटेन्स हैं, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। जो प्राइमरी हमें करना चाहिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलपमेंट के लिए और लोकल्स को, अब जैसे हम देखते हैं, हमने वो 2013 में बद्रीनाथ वगैरह में देखा था, बहुत सी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस भी नजर में आई थी। उस तरह से दिस ऑल अमाउंट्स टू सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन जो है स्पेसिफिकली हमें रोकनी चाहिए। ठीक है। सिर्फ लोग क्या देखते हैं कि जहां पे एक बस्ती बसी है या शहर बसा है या गांव बसा है
वहीं पे कंसंट्रेशन होती जाती है। मेरे लिहाज से अगर हम हिंदुस्तान का इलाका बहुत बड़ा इलाका है, अगर हम थोड़ा फैलाव करके डेवलपमेंट करें और कंसंट्रेट न करें एक ही जगह पे, तो शायद ऐसे हादसे कम होंगे, सॉइल इरोशन कम होगी। और जहां तक के बांध वगैरह बनाने का सवाल है, नहीं तो ये स्टडीज तो सर होती होंगी, इनको क्या दरकिनार किया जाता है? आपका कहने का मतलब ये है बिना उन स्टडीज के कोई काम होता होगा, ऐसा तो है नहीं? जी, काफी हद तक दरकिनार किया जाता है, मैं इससे बहुत सहमत हूं। ये सिर्फ पहाड़ों में नहीं बल्कि प्लेन्स में भी बहुत सारी ऐसी बातें जो एनवायरनमेंट के खिलाफ हैं, उनको दरकिनार किया जाता है। ठीक है, तो फिर आने वाले समय में मित्रों जी, जिसका जिक्र आप कर रहे थे कि कई बार उठाया जाता है ऐसे मसलों को लेकिन दरकिनार किया जाता है, सूर्य प्रकाश जी भी कह रहे थे, उनकी भी रिपोर्ट है, उस पर कोई काम नहीं हुआ और काफी ज्यादा गुस्सा भी है, क्योंकि जब ऐसी स्थितियां हमारे सामने आती हैं तो वो जाहिर सी बात है कि भावनाएं भड़कती हैं। लेकिन आने वाले समय में इस प्रकार से सूर्य प्रकाश जी, फिर मानवता के लिए ऐसी स्थितियां कितना चरम रुख अख्तियार कर सकती हैं? बाद में अगर हम बात की बात करें, किन स्थितियों का सामना हमें करना पड़ सकता है? देखिए, आपने आपको कहा कि हमारा पेपर पीयर रिव्यूड जर्नल में 2014 में छपा अर्थक्वेक और जियोथर्मल एनर्जी पे, हमने एनडीएमए को कॉपी हैंडओवर की। जो पीयर रिव्यूड जर्नल में पेपर छपता है उसको पूरी दुनिया मान्यता देती है, ये एनडीएमए वाले जो है उस पेपर को मान्यता क्यों नहीं देते, ये उसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते? हम इनको बार बार कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पे डालते हैं, 2-2 घंटे की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हमने दी है वहां पे एनडीएमए में सफ्दरजंग में जाके। उससे पहले हमने जब ये सेंटूर होटल में बैठते थे, जनरल एनसी विज, जनरल जेआर भारद्वाज, केएम सिंह, मोहन कांडे, विनोद चंद्र मेनन, ये सारे के सारे सब चीजों को सुनते थे। मगर इस कंट्री में ये जड़ से खत्म नहीं करना चाहते डिजास्टर को, क्योंकि इनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। ये डिजास्टर को जबरदस्ती पैदा करना चाहते, लाना जो चाहते हैं, ये डिजास्टर को एरेडिकेट नहीं करना चाहते। ये कंट्री में सबसे बड़ा स्कैंडल है। अगर आप जियोथर्मल पावर प्लांट लगा देते हैं अंडमान के ऊपर, अंडमान के वेरन आइलैंड वॉल्केनो पे, तो 5 डिजास्टर खत्म हो जाएंगे। नंबर 1, ये हिमालयन स्टेट्स में फ्लड, ये ग्लेशियर का पिघलना, ये बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनना, और ये मानसून का पैटर्न जो है डिस्टर्ब होना, उड़ीसा की लू, ये जितने डिजास्टर हैं वो जियोथर्मल एनर्जी के दिए हुए हैं, ज्वालामुखी के। अगर ये उसको जियोथर्मल एनर्जी को बिजली में कन्वर्ट करते हैं, ये डिजास्टर डेवलपमेंट में बदल जाएगा। यूएनओ ने कार्बन डिडक्शन मैकेनिज्म में, ठीक है, लेकिन आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं सर, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको टोक रही हूँ, क्योंकि कोई सरकार ऐसा नहीं चाहेगी। आपदा अगर हम झेल रहे हैं, अपने लोगों को खो रहे हैं, लगातार जो हम काम कर रहे हैं एक बार में वो चौपट हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है, तो ये अपना ही नुकसान है। तो कोई सरकार ऐसा चाहेगी नहीं। जिस रिपोर्ट का आप जिक्र कर रहे हैं, आपको बताया भी गया होगा कि आखिर उस पर इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा, अगर पूरी की पूरी कमेटी उस पर काम कर रही थी तो। रिव्यू जर्नल का पेपर है, कनेडियन गवर्नमेंट ने मेरे को ऑफिसर को नेशनल जियोफिजिक्स प्रिपेयर करके कई $मिलियन पैसा दिया है। एल्सेवियर कंपनी ने उसको एडिटोरियल बोर्ड में दूसरे के पेपर पीयर रिव्यू करने की पावर दी है। मैं उसका प्रिंसिपल ऑफिसर हूँ उस पेपर का। और अभी मैं आपसे बार बार कहता हूँ, जब तक ये ज्वालामुखी पे एक्टिव प्लांट, जियोथर्मल पावर प्लांट नहीं लगाएंगे, ये हिंदुस्तान बर्बाद होता रहेगा। ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने का रास्ता इन्होंने जानबूझ के अपनाया हुआ है। मैं आज आपको कहता हूँ, ये जितने मर्जी घोड़े खोल लें, ये रिपोर्टें कर लें, जितने मर्जी एनडीएमए बना लें, जितने मर्जी प्रधानमंत्री बदल लें, इस कंट्री का कल्याण तभी होगा जब अंडमान के बैरन आइलैंड। ठीक है, एक बात समझ आती है कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसको हमने दरकिनार किया है। ये आपदाएं जो आती हैं उसके कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम भी हैं। आप सभी एक्सपर्ट से बातचीत में कम से कम ये तो पता लगता है। लेकिन डॉक्टर सत्येंद्र, अब प्राथमिक तौर पर जो चीजें मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लो लाइन एरिया जो हैं, क्या ये समझे अभी जो हालात आप देख पा रहे हैं या जो फिर इंफॉर्मेशन आ रही हैं उनके मुताबिक, सर मैं आती हूँ, मित्रों जी भी बीच में कुछ कमेंट करना चाहते हैं, मैं अभी आ रही हूं सर आपके पास वापस। लेकिन जो लो लाइन एरियाज हैं वहां से कम ऐसा डर हट गया है कि बाढ़ की स्थिति हो जाए या फिर आसपास के इलाकों को ज्यादा इफेक्ट कर दे, अगर ग्लेशियर और नहीं टूटता है तो उस कंडीशन में ग्लेशियर टूटने का भी, लैंडस्लाइड का भी खतरा है, तो उसकी भी संभावनाएं हैं। तो इन दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए अभी पूरी एहतियात बरतने की आवश्यकता है। इसमें कोई ढिलाई देने की जरूरत नहीं है। अभी वन शुड बी वेरी विजिलेंट। इस समय पे आगे जो है, अभी कुछ समय के लिए पूरा विजिलेंट होने की आवश्यकता है।
और खासकर जो मैं एक मुद्दा और आपके सामने लाना चाहता हूं कि ये एनवायरमेंट है, इकोलॉजी है, इसको तो ध्यान में देना ही है, लेकिन जियोलॉजी को भी ध्यान में देने की जरूरत है। जब हम रोड पे कंस्ट्रक्शन करते हैं तो 1 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन में अराउंड 60,000 क्यूबिक मीटर डेब्रीज या मक जिसको बोलते हैं वो नदी के अंदर जाता है। अब आप देख लीजिए कितने किलोमीटर लंबा रोड है और उस रोड से कितनी मक जो है वो हमारी नदियों में जा रहा है, उसका तल उथला हो रहा है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी जो है, पानी को ले जाने की जो क्षमता है वो कम हो रही है। तो उसका ऑप्शन क्या है सर? कारण है उसका ऑप्शन क्या है? ये जो आप कह रहे हैं कि इतनी कैपेसिटी में मड पानी में डाला जाता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि उसका ऑप्शन नहीं है, उसके ऑप्शंस हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा पैसा लगता है। उसको हम लोगों को यूज कर सकते हैं, उस मक को लेके वी कैन जो हमारे डिप्रेशन के एरिया हैं उसमें ले जा सकते हैं, उसमें उसको यूज किया जा सकता है। उसके तरह तरह के यूज हैं, उसको वहीं पे स्टेबलाइज भी किया जा सकता है पहाड़ के साथ में। तो टेक्नोलॉजीज बहुत हैं, एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी भी है, कुछ हमारे कुछ इस तरह के ग्रासेज हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, जिसको हम इस मड पे डाल के स्टेबल किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, बट वी हैव टू फाइंड आउट द ऑप्शंस एंड वी हैव टू एक्सपेंड इट। ऐसा नहीं है कि इसके कोई तरीके नहीं है, तो उन सब चीजों को तवज्जो देने की आवश्यकता है। क्योंकि विकास कार्य लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार के कार्यकाल में कामों को बढ़ाया भी गया है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, मित्रों जी आप अपना पॉइंट भी रखिएगा, लेकिन इसके अलावा जो मैं सवाल है वो ऐड करना चाहती हूँ। क्या इस दिशा में जिसकी ओर आप इंगित कर रहे हैं आप सभी कि वो जो दरकिनार किया जा रहा है, हमें कैसे सेफ्टी के साथ आगे बढ़ना है या फिर विकास कार्यों को अमली जामा पहनाना है, उस दिशा में क्या सोचा गया या काम किया गया है? देखिए, बेसिकली जो अभी बात आई है कि जब निर्माण होता है कोई या सड़क बनती है तो बहुत सारा मलबा नदियों में गिरता है। आप निर्माण कार्य को रोक नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी आपको हाउसिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको अदर इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़ेगी, रोड वगैरह। तो ये जो मलबा जाता है नदियों में, उसका एक हल निकलता है कि रेगुलर ड्रजिंग हो। नदियों की जो सतह पे जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है ऊपर से गिर के, उसको रेगुलरली हटाया जाए और फैलाया जाए गहरी जगहों पे जहां पे पॉसिबल हो। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक के कपूर साहब की बात है, सूर्य प्रकाश जी की बात है, उनका आइडिया बहुत अच्छा है, जियोथर्मल प्रोजेक्ट्स लगाए जाए। ठीक है, लेकिन सर मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी। अपनी बात तो इसके बाद जरूर पूरी कीजिएगा, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर के लिए सीधा रुक करना पड़ेगा। मेरे साथ रवि ठाकुर मौजूद हैं, उनका रवि बताएं। तो कंट्रोल रूम में मैं मौजूद हूं और इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज। आपको बता दें कि तपोवन टनल में फंसे हुए 16 लोगों को आईटीबीपी की टीम ने वहां पर रेस्क्यू कर लिया है। तो रेस्क्यू ऑपरेशन काफी तेजी से चल रहा है, लगातार लोगों को वहां से निकाला जा रहा है। अभी अभी ये बिग ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता दें कि तपोवन टनल से आईटीबीपी की टीम ने 16 लोगों का वहां रेस्क्यू किया गया है। हालांकि अभी कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं यह देखने वाली बात होगी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चला हुआ है। आईटीबीपी की टीम, एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत बचाव के काम में काफी तेजी वहां पर लाई जा रही है। इसी के तहत इस वक्त आईटीबीपी ने 16 लोगों का रेस्क्यू किया है। तपोवन जो टनल है वहां से 16 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। ये रवि जानकारी इस वक्त हमें दे रहे हैं। कहा जा रहा है कि तपोवन टनल में वहां पर 16 लोगों का आईटीबीपी की टीम ने रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन अभी और कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं यह देखने वाली बात होगी। राहत और बचाव का काम जो है वो लगातार वहां पर चल रहा है। और अब ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं आशा का। ओवर टू आशा। इस बाबत त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी रवि ये कहा था कि हमारी प्राथमिक जो जरूरत है या फिर हम जो प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं वो ये कि जो टनल्स में लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा सके। और अच्छी खबर ये सामने आई है कि लगभग 16 लोग जिनको अभी तक जानकारी मिल रही है सकुशल निकाल लिया गया है बाहर इस टनल से। मेरे साथ मैं आ नहीं पाऊंगी सर,
कृष्णा मित्रो जी, लेकिन बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त इतना ही था। हृदय जोशी, कृष्णा मित्रो, डॉक्टर सत्येंद्र, सूर्य प्रकाश कपूर जी, आप सभी खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए